थिंग्स है, जितनी भी वस्तुएं हैं, उनको हम बोलते हैं इट। दे यूज होता है दूसरे, मेरे सामने मान लो बहुत बड़ा झुंड है ना, तो मैं उस झुंड को बोलते हुए रेफर करते हुए बोलूंगी दे। पर जब मैं खुद एक झुंड का पार्ट हूं और मैं अपने ही ग्रुप की बात कर रही हूँ तो मैं बोलूंगी वी। दे मतलब, जब दे तब यूज होता है जब वो सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन, दे यूज होता है थर्ड पर्सन के लिए, वी यूज होता है सेकंड पर्सन के लिए या फर्स्ट पर्सन के लिए। हिम यू होता है तब यूज, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ और कृष्णा बात कर रहे हैं, है ना, मैं और कृष्णा बात कर रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं मान लो समीर के बारे में या फिर समीर की बहन के बारे में। तो जब मैं समीर के बारे में बात कर रही हूँ कृष्णा से, तो मैं बोलूंगी हिम। मतलब मैं फर्स्ट पर्सन हूँ क्योंकि मैं बात कर रही हूँ, बात मैं कर रही हूँ किससे, कृष्णा से, है ना। और मैं बात किसके बारे में कर रही हूँ, समीर के बारे में। तो समीर थर्ड पर्सन है, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं जिससे बात करूंगी वो सेकंड पर्सन है, और मैं जिसके बारे में बात करूंगी वो थर्ड पर्सन। तो मैं समीर के लिए थर्ड पर्सन के लिए यूज करूंगी हर, मैं समीर की बहन के लिए समीर के लिए यूज करूंगी हिम, समीर की बहन के लिए यूज करूंगी हर, और अगर वहां पे समीर और उसकी बहन दोनों बैठे हैं तो मैं उसके लिए यूज करूंगी देम। आई गेस इट इज क्लियर। क्या इतना समझ आया कि प्रोनाउंस क्या होते हैं और कौन से कॉमनली यूज प्रोनाउंस है? थम्स अप दे दीजिए अगर अगर आ गया हो तो, और नहीं आया तो चैट बॉक्स में बता दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगी। नहीं तो हम आगे चलें। लगता है सबको समझ आ गया है। आगे चलते हैं। सो मैंने आपको बताया मोस्ट कॉमन प्रोनाउंस जो यूज होते हैं। सबसे पहले जो हम यूज करते हैं वो है आई मी माई। मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन कौन होता है, मैं, जो बात कर रहा है, जो बात कर रहा है, मैं अभी बात कर रही हूँ, तो मैं हूं फर्स्ट पर्सन। तो मैं जो शब्द यूज करूंगी वो है आई मी माई। मैं अपने लिए कौन कौन से शब्द यूज कर सकती हूँ, मैं, मेरा, मुझको, आई मी माई। तो ये जो आई मी माई है, ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। यूज दीज व्हेन टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, जब अपने बारे में बात कर रहे हो तब इन तीन शब्दों का यूज करना है। आई लाइक पिज्जा, गिव इट टू मी, दिस इज माई बुक। ये सारे वर्ड्स मेरे को रेफर कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसको रेफर कर रहे हैं। अब मैं बात कर रही हूँ किसी और से, मान लो कृष्णा से, मैंने जब एग्जाम्पल दिया था, तो मैं किसी और से बात कर रही हूँ, तो मेरे सामने वाला जो पर्सन है जिससे मैं बात कर रही हूँ वो है सेकंड पर्सन। उसके लिए जो मैं शब्द यूज करूंगी वो है यू, योर, तुम, तुम्हारा, तुम, तुम्हारा, यही तो शब्द यूज करूंगी ना, करूंगी ना मैं सामने वाले के लिए जिससे मैं बात कर रही हूँ। यूज दीज वर्ड्स व्हेन टॉकिंग टू समवन, जब आप जिससे बात कर रहे हो उसके लिए यूज करो, जो सेकंड पर्सन है उसके लिए यूज करो। इज दिस योर पेन, दीज वर्ड्स पॉइंट टू द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ। ये उन लोगों के लिए यूज होते हैं ये शब्द जिनसे आप बात कर रहे हो। नेक्स्ट है ही शी इट दे, हिम हर। ये सारे जो शब्द है ये एक थर्ड पर्सन के लिए यूज है। थर्ड पर्सन इंसान भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, या फिर एनिमल भी हो सकता है। मतलब मैं जो दूसरे व्यक्ति से बात कर रही हूँ, किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ, उनके लिए ये प्रोनाउंस है। यूज दीज फॉर अदर पीपल और थिंग्स। ही इज टॉल, मान लो मैं कृष्णा से बोल रही हूँ कि ये जो लड़का है, इसकी हाइट बहुत बड़ी है, मैं बोलूंगी ही इज वेरी टॉल। मतलब मैं कृष्णा से किसी और की बात कर रही हूँ, थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ। तो थर्ड पर्सन के लिए हम लोग यूज करते हैं ही शी इट दे। शी रन्स फास्ट, इट इज रेड, दे आर फ्रेंड्स। तो अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको खुद यूज करना पड़ेगा कि कहाँ ही यूज करना है, कहाँ शी यूज करना है, कहाँ इट यूज करना है, कहाँ दे यूज करना है। तो ही यूज करते हैं लड़के के लिए, शी करते हैं लड़की के लिए, हिम यूज करते हैं लड़के के लिए, हर यूज करते हैं लड़की के लिए, इट यूज करते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए या फिर किसी एनिमल के लिए, दे यूज करते हैं जब हम किसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? आपको जो लिखना है ये लिख लीजिए, मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ, फिर हम आगे चलेंगे।
आई होप आप सब लोग नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे तो आप उसे बाद में रिवाइज कर पाएंगे। नहीं तो एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, ये तो हम सब करते हैं। आई थिंक आप सबने बना लिए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग। तो अब हमने नाउन्स के बारे में पढ़ लिया, प्रोनाउंस के बारे में पढ़ लिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो उस पैराग्राफ में जब भी एक नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं ना, वो एक साथ एक टीम की तरह वर्क करते हैं। जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं, मतलब हम उसको नाउन्स एंड प्रोनाउंस को एक टीम की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे कि मैंने बोले एग्जाम्पल वन, सारा एंड हर कैट। सारा हैज अ कैट, शी लव्स इट। यहाँ पे जो ये जो शब्द सारा है, सारा, ये क्या है? ये एक नाउन है, ये एक इंसान का नाम है। इसको रिप्लेस करते हुए मैंने क्या कर यूज कर दिया? शी। सारा की जगह मैंने यूज कर लिया शी, है ना? तो ये जो शी शब्द है, ये प्रोनाउन हमने यूज किया। सारा नाउन था, उसकी जगह मैंने शी शब्द यूज किया। तो नाउन को रिप्लेस कौन करते हैं? प्रोनाउन। इस सेंटेंस में, इस पूरे, ये जो मैंने पूरा लिखा सेंटेंस, ये एज अ कैट, शी लव्स इट, इसमें सारा और शी, नाउन और प्रोनाउन एक टीम की तरह यूज हुआ। ऐसे ही देखो, पहले जो ये शब्द था कैट, ये क्या है? ये कॉमन नाउन है। कैट एक नाउन होता है, एक एनिमल। अब मैंने कैट की जगह एक रिप्लेस करते हुए इस सेंटेंस में कैट ना लिख के शी लव्स कैट, मैंने शी लव्स इट लिख दिया। इट किसके लिए यूज होता है? एनिमल या ऑब्जेक्ट के लिए। इट मेरा प्रोनाउन है। तो देखिए, एक सेंटेंस में हमारा जो नाउन है और जो प्रोनाउन है, वो एक टीम की तरह काम करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉल गेम, टॉम किक द बॉल, इट वेंट फार। यहाँ पे देखो, मैंने टॉम पहले यूज किया था। टॉम हमारा नाउन है, बाद में टॉम किसके साथ खेल रहे हैं? बॉल के साथ। बॉल हमारा एक नाउन है, पर जब मैंने दूसरे सेंटेंस में बोला कि बॉल दूर चली गई, टॉम किक द बॉल, टॉम ने बॉल पे लात मारी, इट वेंट फार, वो दूर चली गई। तो यहाँ पे ये जो इट है, ये इस बॉल के लिए हमने रिप्लेस करते हुए इट शब्द यूज किया। तो यहाँ पे भी बॉल और इट, नाउन और प्रोनाउन, एक टीम की तरह यूज हुए। नेक्स्ट वाला देखिए, फ्रेंड्स एट स्कूल, माया एंड राज आर फ्रेंड्स, दे प्ले टुगेदर। पहले मैंने माया और राज का नाम लिया। माया और राज क्या है? ये नाउन्स है। फ्रेंड्स क्या है? ये दोनों, माया और राज प्रॉपर नाउन्स है। फ्रेंड्स जो हमारा है वो क्या है? कॉमन नाउन है। अ, माया और राज और फ्रेंड्स, ये हमारे नाउन है। और इन तीनों को रिप्लेस करते हुए, इन तीनों शब्दों को रिप्लेस करते हुए मैंने एक प्रोनाउन यूज किया, दे। सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको समझना होगा कि कहाँ पे कौन सा हमें प्रोनाउन लगाना है। तो इस शब्द ने इन तीनों नाउन्स को रिप्लेस किया। यहाँ पे भी ये टीम की तरह काम है। सो आपको सेंटेंस जब आप पढ़ोगे, आपको दूसरा नहीं बताएगा कि आपको यहाँ पे इट यूज करना है या दे यूज करना है। मैं आपको बस ये बता सकती हूँ कि किस इंसान के लिए यूज करना है, या लड़की है, लड़का है, चीज है, जानवर है, क्या है, उसके लिए कौन सा यूज करना है। आप किससे बात कर रहे हो, किसके बारे में बात कर रहे हो, ये आपको खुद समझना होगा। उस हिसाब से आपको प्रोनाउंस लगाने होंगे। पर इतना है कि नाउन्स और प्रोनाउंस जब भी हम किसी को डिस्क्राइब करते हैं या किसी के बारे में कुछ लिखते हैं, तो एक टीम की तरह काम आते हैं। आई होप इट इज क्लियर। प्रोनाउन सबको क्लियर है? हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई डाउट है? चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं बता दूंगी उसका आंसर। नहीं तो हम आगे चलते हैं। मैं अभी भी देख पा रही हूँ बहुत लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किए हैं। सो जिन्होंने किए हैं, वेरी वेल डन। ऐसे ही हर क्लास में वीडियो ऑन करके रखना। और जिन्होंने नहीं किया है, प्लीज इनसे सीखें और करें। अब हमारा न्यू टॉपिक हम शुरू करेंगे। नाउन्स और प्रोनाउंस की बात हो गई। हमारा जो एक सेंटेंस है, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे अच्छे से खुलकर, आज बस शॉर्ट में बात करूंगी मैं। एक सेंटेंस की तीन चीजें होती हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब। ये दोनों मैंडेटरी होते हैं, और ऑब्जेक्ट देखना पड़ता है हमारा वर्ब कैसे है, उसके अकॉर्डिंग आता है ना? सो इन तीन चीजों से मिलके बनता है। तो हमने नाउन और प्रोनाउन तो पढ़ लिया क्या होता है।
हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में हमने कुछ कुछ तो जान लिया, पर अब हमें वर्ब्स के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्ब है, ये सेंटेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अ वर्ब इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ अ सेंटेंस। नो सेंटेंस कैन बी कंप्लीटेड विदाउट अ वर्ब। मैं बिना किसी वर्ब के ना कोई सेंटेंस कंप्लीट कर सकती हूँ और ना कोई सेंटेंस बन सकता है इस दुनिया में। कोई भी अगर मैं वाक्य बोल रही हूँ, कोई भी मतलब कोई भी, तो उसमें मैंने कोई ना कोई वर्ब यूज किया है, किसी ना किसी टाइप का। पर अब ये वर्ब होता क्या है? A verb is the action word of the sentence. It tells us what the person or thing is, does or possess. मतलब एक वर्ब हमारा एक सेंटेंस में वर्ब एक्शन वर्ड की तरह काम आता है। इन शॉर्ट, एक इंसान क्या कर रहा है, क्या है, और एक इंसान के पास क्या है, इस सब को बताने के लिए हम वर्ब यूज करते हैं। मतलब एक इंसान मैं हूं, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। मैं मानवी हूं। ये हूं शब्द क्या है? ये मैं, ये इस बताता है कि मैं इंसान। शुरू से बताती हूँ कि वर्ब एक्शन वर्ड है और इट टेल्स अस व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, डज और possess। मतलब एक इंसान या फिर जिस भी सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्या है। मैं मानवी हूं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप एक स्टूडेंट हैं। तो ये जो हूं है, ये शब्द है, वो बता रहे हैं कि आप क्या है। दस, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाना, ये पढ़ना, ये क्या बता रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या पोजेस कर रही हूँ। मेरे पास ये पेन है, मेरे पास ये पेन है, आपके हाथों में कॉपी है, आपके सामने, मतलब आप क्या पोजेस करते हैं। अ, या फिर जैसे बोल सकते हैं, मैंने बोला कृष्णा बहुत अच्छी है। अब ये जो शब्द मैंने बोला अच्छी है, ये क्या है? ये बता रहे हैं कि वो क्या पोजेस कर रही है, वो अच्छापन पोजेस। समीर बहुत ही फनी है, वो पजेस कर रहा है कि वो बहुत मजाकिया है, वो उसके पास ये है, वो बहुत मजाकिया है, वो पजेस कर रहा है, ये उसके पास ये है। इन शॉर्ट, एक पर्सन क्या है, उसके, वो क्या कर रहा है, या उसके पास क्या है, इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए हम वर्ब यूज करते हैं। एक सेंटेंस का मेन मोटिव ही ये होता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या है, और उसके पास क्या है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला राधा इज अ ग्रेट एथलीट। यहाँ पे ये जो शब्द इज है, ये हमारा वर्ब है। मतलब मैंने ये क्या बताया, राधा इज, मैंने बताया राधा क्या है, राधा एक अच्छी एथलीट है। मैंने बोला मैंने तीन चीजें बताई, इज, डज और possess। क्या है? तो राधा इज अ ग्रेट एथलीट। यहाँ पे ये जो इस शब्द है, ये क्या बता रहे हैं हमें कि राधा क्या है, राधा एक अच्छी एथलीट है। यही बता रहा है ना ये सेंटेंस हमें कि राधा क्या है, राधा एक अच्छी एथलीट है। दूसरा मैंने क्या बताया, डज, हमारा सब्जेक्ट क्या कर रहा है, शी रन्स रियली फास्ट। अब मैंने बोला यहाँ पे रन्स, ये जो शब्द रन्स है, ये हमें क्या बता रहा है, राधा क्या कर रही है, राधा बहुत जल्दी भागती है। वो या फिर शी इज रनिंग वेरी फास्ट, मैंने बोला इज रनिंग। अब ये जो शब्द है इज रनिंग, ये क्यों यूज किया? मतलब अभी राधा क्या कर रही है, वो भाग रही है। तो इज रनिंग क्या है, हमारा दस दिखा रहा है। इज क्या है? पहले एग्जाम्पल में हमने समझा इज क्या है, वो हमारे सब्जेक्ट राधा को बता रहा है कि राधा एक अच्छी एथलीट है। दूसरे एग्जाम्पल से मैंने क्या समझा, दस क्या है कि कि राधा क्या कर रही है, राधा इज रनिंग वेरी फास्ट। इज रनिंग क्या दिखा रहा है कि राधा भाग रही है, मतलब दिखा रहा है कि राधा कर क्या रही है ना। मैंने बोला शी हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, मैंने बोला राधा हैज अ ग्रेट स्ट्रेंथ, राधा के अंदर बहुत शक्ति है। राधा क्या पोजेस कर रही है, राधा के अंदर क्या है, शक्ति है। सो पोजेशन दिखा रहा है, राधा के अंदर क्या है, राधा के पास क्या है। इन शॉर्ट, वर्ब किसके लिए यूज होते हैं? सब्जेक्ट क्या है, क्या कर रहा है, और क्या कर रहा है, और उसके अंदर क्या है, इसको बताने के लिए, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें वर्ब चाहिए। और एक सेंटेंस वर्ब के बिना कभी पूरा नहीं हो सकता।
इज इट क्लियर? सबको समझ आया वर्ब क्या है? डेफिनेशन समझ आई? ये तीन चीजें समझ आई वर्ब की। सो हम आगे चलेंगे, हम वर्ब्स के टाइप्स जानेंगे। अब हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के वर्ब्स होते हैं। हम शुरुआत करेंगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव से। अब जो ट्रांजिटिव होगा उसका ही उल्टा इनट्रांजिटिव है। अब मैंने आपको क्या बोला था शुरुआत में, वर्ब शुरू करने से पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, और ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है कैसा वर्ब है। अब वो मैंने क्यों बोला था? जरूरी नहीं है हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आए। अब आपका वर्ब किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है। अब हम वो देखेंगे। सबसे पहला वर्ब जो है वो है ट्रांजिटिव। These verbs are the verbs which need a direct object to complete their meanings. That means that the action has a definite recipient or object. ये उस टाइप के verbs हैं जिसमें मुझे एक ऑब्जेक्ट की नीड होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? जो बात कर रहा है या जो कोई काम कर रहा है। वर्ब क्या है मैंने अभी आपको बताया, जिसके बारे में वर्ब के बारे में मैंने अभी आपको बताया। ऑब्जेक्ट क्या है? जो उस एक्शन को ले रहा है ना? तो अब मुझे उस सब्जेक्ट को, अब मेरे को उस वर्ब को डिफाइन करने के लिए उस वर्ब के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड है। अगर मैं कोई सेंटेंस बना रही हूं तो अगर मुझे उस वर्ब के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, अपना मतलब मेरे को अगर सेंटेंस की कंप्लीट मीनिंग चाहिए तो मुझे वर्ब के साथ साथ एक ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैं बोलती हूँ, ये पूरा सेंटेंस मत पढ़ो, बस इधर तक पढ़ो। आई मेट, मैंने बोला मैं मिली। इस शब्द, इस सेंटेंस का, इस वाक्य का कुछ मतलब बन रहा है मैं मिली। किससे मिली? कौन है जो, किससे मिली हूं मैं? कोई सेंटेंस का कोई तुक बन रहा है? कोई सेंस बन रहा है? नहीं बन रहा ना। मैंने बोला मैं मिली अपनी दोस्त से। यहाँ पे मेरा दोस्त क्या है? ये ऑब्जेक्ट की तरह है। मैं किससे मिली? अपने दोस्त से। या फिर मैं किससे किससे मिलने गई? मुझे अपने, आई मेट माई फ्रेंड, मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, तभी ये सेंटेंस, ये जो वर्ब है मेट, ये तभी ये सेंटेंस कोई मीनिंग मेरे को दे पाया। मैं सिर्फ आई मेट बोलती तो उसका कोई मीनिंग नहीं था। जब मैंने बोला आई मेट माई फ्रेंड, मैंने एक ऑब्जेक्ट यूज किया अपने वर्ब के साथ, तब उस सेंटेंस का कुछ मतलब निकल के आया। इन शॉर्ट, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है। तो ये जो शब्द मेट है, इसको अगर मुझे, अगर इस शब्द को, मेट को, मेट का मतलब होता है मिलना, ये मिलना शब्द अगर मैं किसी सेंटेंस में यूज कर रही हूँ तो इसको, इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए मिलने के साथ साथ मुझे कोई ऑब्जेक्ट भी देना पड़ेगा, जो कि है मैं अपने दोस्त से मिली। ये जो दोस्त है ना, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई बॉट, मैंने खरीदा। क्या खरीदा? ऐसी कुछ भी क्या खरीद लिया दुनिया में? बताना पड़ेगा ना क्या खरीदा, तभी तो सेंस बनेगा। आई बॉट अ न्यू बुक, मैंने एक नई किताब खरीदी। ये जो है नई किताब, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ये बॉट के साथ मैंने यूज किया न्यू बुक, अ न्यू बुक। तो मुझे अपने इस वर्ब को इस सेंटेंस में कोई मीनिंग देने के लिए एक ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ा। तो समझ आया ट्रांजिटिव शब्द क्या, ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? जिनको अगर अपनी मीनिंग एक सेंटेंस में कंप्लीट करनी है या सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है तो ऑब्जेक्ट की नीड पड़ती है। इज इट क्लियर एवरीवन? आगे चले इंट्रांजिटिव पे। चलिए चलते हैं। तो जैसे कि नाम सुन के ही पता चल रहा है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव सुन के क्या पता चलता है कि ट्रांजिटिव का उल्टा। तो मैंने अगर ट्रांजिटिव का उल्टा क्या होगा? ट्रांजिटिव को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। इंट्रांजिटिव को अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। मतलब these verbs do not need an object to make complete sense. They do not have a direct or indirect object to receive their action, but they may sometimes need an adverb. एडवर्ब के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। मतलब अभी अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए या एक्शन को रिसीव करने के लिए कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए इस वर्ब को। मतलब द बेबी लव्स, मैंने बोला जो बच्चा है वो हंस रहा है,
यहाँ पे हंस रहा है को कोई ऑब्जेक्ट चाहिए कि अ, या वो इस सेंटेंस का अपने आप में कोई मतलब बन रहा है कि बच्चा हंस रहा है? इसकी मीनिंग है ना, इसको कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी चाहिए। कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। तो कोई भी ऐसा वर्ब जैसे कि लाफ, जिसको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, उसको हम इंट्रांजिटिव बोलते हैं। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल देखिए, द बेबी लाफ्स लाउडली, मतलब बच्चा बहुत जोर से हंस रहा है। यहाँ लाउडली हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर आप लोग समझे। मैंने लास्ट में बोला था कि मे समटाइम्स नीड एन एडवर्ब। एडवर्ब होता है हमारे वर्ब को, जैसे एडजेक्टिव क्या होता है, वो हमारे नाउन को डिस्क्राइब करता है। वैसे लाउडली हमारे एडवर्ब होता है जो हमारे वर्ब्स को डिस्क्राइब करता है। एडवर्ब के बारे में आप बाद की क्लासेस में जानेंगे, जब आपकी इंटरमीडिएट या एडवांस की क्लास होगी। बट अभी मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, जैसे एडजेक्टिव्स नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं, वैसे एडवर्ब्स वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं। कैसे हंस रहा है? जोर से हंस रहा है। ये जो लाउडली है, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे उसे ऑब्जेक्ट की, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी लाफ्स को, पर उसको एडवर्ब की जरूरत पड़ी। वैसे इसकी जरूरत भी नहीं थी, ऊपर वाला सेंटेंस भी सेम था। मैंने लाउडली लगा दिया, कोई ज्यादा चेंज नहीं आया। बस ये बता दिया कि किस तरीके से हंस रहा है, बहुत जोर से हंस रहा है, धीरे हंस रहा है, कैसा हंस रहा है। ऑब्जेक्ट थोड़ी यूज किया मैंने कोई। तो आपको समझ आया ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव और इन दोनों के बीच का डिफरेंस? इज इट क्लियर एवरीवन? आगे चले। ओके, सो नेक्स्ट टाइप का जो हमारा वर्ब है वो है लिंकिंग वर्ब्स। These are verbs which do not point to an action but join the subject and the subject complement. मैंने आपको बताया था, एक होता है is, एक होता है does, और एक होता है possess। ये जो possess है मतलब सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने वाला, कि मुझे वर्ब के लिए, वर्ब को मैं तीन चीजों के लिए यूज करती हूँ, is, does और possess। एक्शन, एक्शन वर्ड्स। मतलब ये जो लिंकिंग वर्ब्स है, इनका यूज कोई एक्शन को पॉइंट आउट करने के लिए नहीं है कि ये भाग रही है या ये हंस रही है, ये इसके लिए यूज नहीं है करते इसको। हम ये इज या फिर डज के लिए यूज नहीं करते, हम इसको यूज करते हैं पजेस के लिए। मतलब अ, जैसे मैंने बोला रिया लुक्स प्रिटी, मतलब इसको हम डज के लिए यूज नहीं करते, हम इसको यूज करते हैं इज और पजेस के लिए। रिया लुक्स प्रिटी, ये जो शब्द लुक है, ये सब्जेक्ट क्या है हमारे इस सेंटेंस में? रिया। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मतलब रिया कैसी है, रिया के अंदर क्या है? रिया बहुत सुंदर है। रिया लुक्स प्रिटी का मतलब क्या है? रिया बहुत सुंदर है ना? तो ये जो लुक्स है, ये हमें क्या बता रहा है? रिया कैसी है, रिया के अंदर क्या है? रिया सुंदर है, रिया के अंदर सुंदरता है। वो इज और पजेस दिखा रहा है ना, वो डज थोड़ी दिखा रहा है, वो कोई एक्शन थोड़ी पॉइंट आउट कर रहा है। वो बस दिखा रहा है, वो बस लिंक कर रहा है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को। ये रिया हमारा सब्जेक्ट है, प्रीति हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कि रिया सुंदर है, रिया हमारा सब्जेक्ट है, रिया सुंदर है। ये जो सुंदर शब्द है, ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इन दोनों को लिंक करने के लिए मैंने एक बीच में शब्द यूज किया लुक्स। ये जो लुक्स है, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। समझ आया आपको? नेक्स्ट एग्जाम्पल से और समझते हैं। ही बिकेम अ सक्सेसफुल लॉयर। ही हमारा सब्जेक्ट है, वो एक बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर बना। ही का मतलब है, ही हमारा सब्जेक्ट है, अ सक्सेसफुल लॉयर हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। वो क्या बना? वो एक बहुत सक्सेसफुल लॉयर बना। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने के लिए मैंने एक बीच में वर्ब यूज किया है जो कि है बिकेम। ये मेरा लिंकिंग वर्ब है। मैंने सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने के लिए बीच में शब्द यूज किया बिकेम, बना। तभी तो सेंटेंस में मीनिंग आई, ही बिकेम अ सक्सेसफुल लॉयर। तो ये जो शब्द बिकेम है, ये लिंकिंग वर्ब है। ये जो सब्जेक्ट लुक्स है, ये लिंकिंग वर्ब है। अब आप एक सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि क्या है? एक तो आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कीजिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, उन दोनों को जो लिंक करेगा वही लिंकिंग वर्ब होगा। या फिर मोस्टली जब ये सेंटेंस में आते हैं तो इनके कुछ फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि शब्द जैसे कि बी, या फिर लुक, या फिर अपीयर, जैसे कि ग्रो या साउंड। ऐसे जो शब्द है या फिर इनके दूसरे फॉर्म्स जो है, उनको जब हम एक सेंटेंस में यूज करते हैं तो वो लिंकिंग वर्ब की तरह काम आते हैं। जैसे कि
मैं आपको समझा दूं एक लिंकिंग वर्ब और एक एक्शन वर्ब में क्या डिफरेंस है। आप पहले एग्जांपल देखिए, द सूप टेस्टेड गुड। अब ये जो शब्द है सूप, ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट, द सूप। मैं सूप के बारे में बात कर रही हूँ। गुड, सब्जेक्ट कैसे, मतलब हमारा सूप कैसा है? अच्छा है। अच्छा है ना? सब्जेक्ट का टेस्ट मतलब वो कैसा है टेस्ट में? अच्छा है। तो ये जो सूप है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये जो शब्द गुड है ये मेरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। पर ये ऐसी, इसको मेरे को थोड़ा, मैंने इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में एक लिंकिंग वर्ब यूज किया, टेस्टेड, कि हमारे मेरे को जो सूप है ये बहुत ही अच्छा लगा टेस्ट में। तभी तो सेंटेंस पूरा होगा कि सूप अच्छा है। इसका क्या मतलब होता है? सूप टेस्ट में अच्छा है, इसका मतलब होता है ना? सो ये जो शब्द टेस्टेड है ये मेरा इधर लिंकिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है। सूप और गुड को हमें जोड़ने के लिए यूज हो रहा है। ये मेरे को इस बता रहा है और पजेस बता रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही टेस्टेड द सूप, ये मुझे बता रहा है डज। मैंने बोला था वर्ब क्या होता है? इज, डज और पजेस। क्या है, सब्जेक्ट क्या है, उसके अंदर क्या है, और वो क्या कर रहा है। क्या कर रहा है क्या होता है? डज। ये कोई एक्शन वर्ब नहीं होते लिंकिंग वर्ब्स। ये एक्शन वर्ब की तरह काम नहीं करते। ये हमें ये नहीं बताती कि क्या है वो। तो यही सेम शब्द है टेस्टेड, पर इस सेकेंड सेंटेंस में वो हमारे एक्शन वर्ब की तरह यूज हुआ है। वो बता रहे हैं कि उस इंसान ने टेस्ट किया है सूप को। वो बता थोड़ी रहे हैं कि सूप कैसा है, वो सूप के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे कि सूप कैसा है। वो बता रहे हैं कि एक इंसान ने सूप पिया है। ये एक्शन बता रहे हैं, है ना? क्या आपको समझ आया लिंकिंग वर्ब्स और एक्शन वर्ब में डिफरेंस क्या है? लिंकिंग वर्ब्स यूज होते हैं इज और possess के लिए। एक्शन वर्ब यूज होते हैं डस के लिए, कि क्या कर रहे हैं उसके लिए एक्शन वर्ब्स, और क्या है या फिर क्या उसके अंदर है उसके लिए यूज होता है लिंकिंग वर्ब्स। आगे चले, लिंकिंग वर्ब सबको समझ आ गए? नेक्स्ट कैटेगरी पे चले, चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टाइप जो है वो है ऑक्सिलरी वर्ब्स, या फिर इनकी जगह हम बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। Auxiliary verbs या फिर helping verbs. These verbs are the verbs which help the main verb to form the structure of a sentence as per the particular tense. Main verb carries the real meaning and conveys about the action being done. The helping verb has little meaning of its own and it helps in specifying the tense of the main verb. अब ध्यान से सुनना। मैंने कोई सेंटेंस बोला, मैंने बोला वो खाना खा रहा है और वो खाना खा रहा था। अब यहाँ पे ये जो है और था शब्द मैंने यूज किया, मैंने खाना खा, ये जो मैंने दोनों सेंटेंसेस में दो शब्द यूज किए थे। पहले वाले में किया था खा रहा है, दूसरे में मैंने यूज किया था खा रहा था, है ना? तो ये जो खा शब्द है ये मेरा मेन वर्ब है। ये मुझे मेन एक्शन बता रहा है ना? मेन एक्शन बता रहा है कि वो खाना खा रहा है ना? ही इज ईटिंग। पर ये जो है और था है ये हेल्पिंग वर्ब है। ये इसको मीनिंग मैं ऐसे बोल दूं वो खाना खा, कुछ सेंस है इसका? नहीं है ना? वो खाना खा मतलब वो खाना खा रहा, इसका कोई सेंस नहीं है ना? अब मेरा मेन वर्ब क्या है? खा। मेरा सब्जेक्ट क्या है? वो खाना, खाना मेरा ऑब्जेक्ट है। वो खाना खा रहा था, ये पूरा सेंटेंस है। अब मैं सिर्फ ये थोड़ी बोल सकती हूँ कि वो खाना खा। अब मैंने इसमें सब्जेक्ट भी यूज कर लिया, ऑब्जेक्ट भी यूज कर लिया, वर्ब भी यूज कर लिया, पर इसका कोई मतलब ही नहीं बना। अब क्या करें? तो हमारा मेन वर्ब इसमें था खा, ईट, पर इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक हेल्पिंग वर्ब यूज किया लास्ट में, है। वो खाना खा रहा है, वो खाना खा रहा था, है ना? तभी तो इस सेंटेंस का पूरा मतलब निकल के आया, है ना? समझ आ रहा है आपको थोड़ा सा? धीरे धीरे और समझ आएगा। जैसे मैंने बोला वो चल रहा है, वो चल रहा, मैंने अब इतना बोल दिया, वो भी बोल दिया, चल भी बोल दिया, पर सेंटेंस का मतलब तो पूरा ही नहीं हुआ। मैंने सब्जेक्ट भी यूज कर लिया, वर्ब भी यूज कर लिया, ऑब्जेक्ट भी यूज कर लिया, पर इसका सेंटेंस का कुछ मतलब नहीं निकल के आया।
मैंने बोल दिया वो चल रहा है, वो चल रहा था। मैंने ऐसे शब्द यूज कर लिए। वो चलेगा, मैंने ऐसे शब्द यूज कर दिए। तो ये जो मैंने शब्द यूज किए इन है, था या चलेगा, है ना, इनका मतलब ये बस हेल्पिंग वर्ब्स की तरह यूज हो रहे हैं। ये मेन वर्ब को हेल्प करते हैं जिससे सेंटेंस का मतलब कंप्लीट हो। समझ आ रहा है आपको? और इससे एक और बात पता चलती है। मैंने था बोला, था मतलब वो पहले कर रहा था, मतलब पास्ट टेंस बोला मैंने पहले। भूतकाल, था मैं यूज करती हूँ भूतकाल के लिए, है मैं यूज करती हूँ वर्तमान काल के लिए। और जब मैं बोलती हूँ चलेगा, तो वो मैं किसके लिए यूज कर रही हूँ? आने वाले भविष्य काल के लिए, है ना। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है, इनके दो यूज हो गए। एक तो ये मेन वर्ब्स की हेल्प करेंगे सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। दूसरा ये मुझे ये भी बताएंगे कि हम किस टाइम पे कर रहे थे। ये मैं भूतकाल में कर रही थी, वर्तमान काल में कर रही थी, या भविष्य काल में कर रही थी, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस या फिर प्रेजेंट टेंस, मैं कब कर रही हूँ ये। तो हेल्पिंग वर्ब्स के दो यूज हो गए। एक तो ये मेन वर्ब्स की हेल्प करते हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। दूसरा, ये मुझे टेंस बताते हैं, मुझे ये काल बताते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, शी विल गो टू स्कूल। यहाँ पे विल, हमारा मेन वर्ब क्या है? गो, वो जाएगा। पर ये जो शब्द है विल, ये क्या है मेरा? ये हेल्पिंग वर्ब है। ये अगर मैं ये विल यूज नहीं करती, शी गो टू स्कूल, इसका कुछ मतलब नहीं है। वो स्कूल जाती, वो जाती, बस मैंने इतना बोल दिया, वो स्कूल जाती। बस इसका कुछ सेंटेंस का कुछ मतलब है? नहीं है। मैं जब बोलूंगी वो स्कूल जाती है, तब वो स्कूल जाएगी, तब कुछ मतलब निकल के आएगा ना। तो ये जो शब्द है गो, ये मेरा मेन वर्ब है, पर इससे कुछ सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा। तो मैंने ये जो विल शब्द है इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया। इस विल शब्द ने गो की हेल्प करी, और मुझे पता चला पूरे सेंटेंस का मतलब कि वो स्कूल जाएगी। पर इसने एक और चीज मेरे को बताई। एक तो इसने गो की हेल्प की, मेन वर्ब की इसने हेल्प की। दूसरा, इसने मुझे बताया कि ये फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, कि वो फ्यूचर में स्कूल जाएगी। इसी का दूसरा पास्ट टेंस में देखो, शी वॉज गोइंग टू स्कूल। दूसरे सेंटेंस का मतलब क्या है? वो स्कूल गई थी, वो स्कूल गई थी। अब इसने इधर जो ये शब्द है वॉज, इधर भी गोइंग जो शब्द है ये हमारा कौन सा शब्द है? मेन वर्ब है। तो ये जो वॉज है वो इस मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है। तो ये जो शब्द वॉज है ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है। और इसने मुझे क्या एक और इन्फॉर्मेशन दी इस सेंटेंस के बारे में, कि ये सेंटेंस हमारे पास्ट टेंस को रेफर कर रहा है, भूतकाल को रेफर कर रहा है। नेक्स्ट देखो, शी हैज गॉन टू स्कूल। यहाँ पे भी ये जो शब्द है हैज, है ना, मतलब ये स्कूल गई हुई है। इसका मतलब था वो स्कूल गई थी, इसका मतलब है वो स्कूल गई हुई है। अब यहाँ पे ये ये भी पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं इसने, मतलब ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। हैज किसके लिए यूज होता है? प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है। ये वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। और ये जो शब्द है गॉन, जो कि मेन वर्ब था, उसकी हेल्प कर रहा है। तो हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्या आपको लिंकिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब्स समझ आए? अभी तक हमने चार टाइप के वर्ब्स समझ लिए हैं। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज का टाइम कंप्लीट हो गया है। बट अभी तक मैंने जो आपको समझाया, क्या आपको समझ आया? प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन को सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं, किस इंसान के लिए कैसे यूज करते हैं, किस वस्तु के लिए कैसे यूज करते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं। और वर्ब्स के अभी तक मैंने चार टाइप्स पढ़ाए आपको। कौन कौन से? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और हेल्पिंग वर्ब्स, या फिर हेल्पिंग को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। दोनों एक ही है। मैंने अभी तक आपको चार पढ़ा दिए। कल मैं आपको दो और पढ़ाऊंगी, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। एंड इसमें भी नॉन फाइनाइट के भी तीन टाइप्स होते हैं, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी कल। और अगर टाइम मिला तो मैं आपको ये भी थोड़ा आइडिया दूंगी कि एक सेंटेंस बनता कैसे है ना, जिससे हम सेंटेंस बनाना सीख जाए, है ना। उसके बाद हम लोग, ये कल की क्लास में हमारा रहेगा कि हम फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के टाइप क्या होते हैं। हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे अभी तक हमने जो पढ़ा है उसकी, है ना। क्योंकि जैसे मैंने नाउन्स के बाद प्रैक्टिस के लिए टाइम दिया था, क्वेश्चंस पूछे थे, इनके भी क्वेश्चन पूछूंगी, तो सब रिवाइज करके आएंगे जो भी मैंने पढ़ाया है आज।
अगर आपने नोट्स बनाया तो रिवाइज करना बहुत इजी होगा। मैं देख रही थी कुछ कुछ बच्चे बना भी रहे थे, पर बहुतों ने वीडियो ऑन नहीं किया, तो मुझे नहीं पता आपने नोट्स बनाए नहीं बनाए। योर फॉल्ट, योर लॉस। पर कल हम लोग फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के टॉप के भी सब टॉपिक्स एंड साथ में सेंटेंस कैसे बनते हैं वो सीखेंगे। एंड कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है। कल थोड़ा दिमाग खोल के आइएगा, क्योंकि जो नॉन फाइनाइट के टाइप्स है ये थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। सो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सो विद दिस I'll meet you all tomorrow. Do revise it. And with this, thank you all. Bye, everyone.